नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हुआ आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ। आपको बताते हैं खबर का हर एक छोटा बड़ा बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर रहती है हमारे संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक अपडेट। आज न्यूज पंच के जरिए जिन टॉप लाइंस का हम रुख करने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। पहली खबर होने वाली है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई, क्योंकि टीएमसी का जो जोड़ा फूल है, फूल जो उसका सिंबल है, आखिरकार वो किसका है? तो ये सिंबल की जंग, सियासत का संग्राम किसके हाथ रहेगा जोड़ा फूल, इसी करेगी आज तय। इसके साथ भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है, क्योंकि स्टील्थ की शक्ति, स्वदेशी का गर्व महेंद्र गिरी अब नौसेना के साथ हो चुका है और आत्मनिर्भर भारत का ये नया प्रहरी कहा जा रहा है। क्या है महेंद्र गिरी और कैसे ये भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। और तीसरी खबर फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई होगी। ब्राजील हो चुका है बाहर, वहीं नॉर्वे की हो चुकी है एंट्री। इसके साथ नेमार ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे ने 2-1 से ब्राजील को हरा दिया है, पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। इसके साथ इंग्लैंड की भी जीत हुई है। बताएंगे आपको फीफा वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट न्यूज पंच में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की और एक एक खबर को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर छिड़ी सियासी जंग अब चुनाव आयोग की चौखट तक आ पहुंची है। एक और ममता बनर्जी का खेमा पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार जता रहा है, तो दूसरी ओर ऋतव्रत बनर्जी का गुट खुद को असली टीएमसी बता रहा है। पार्टी के 28 साल के इतिहास में पहली बार है कि ऐसा विवाद सामने आया है जहां ये लड़ाई सिर्फ चुनावी चिन्ह की नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई दिख रही है। दोनों गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस होने का दावा कर रहे हैं। विवाद का केंद्र जो है वो पार्टी का चर्चित जोड़ा घास फूल, चुनाव चिन्ह, संगठनात्मक संपत्तियां, वित्तीय संसाधन और पार्टी मुख्यालय। विधानसभा चुनाव में हार के बाद शुरू हुए इस बगावत के दौर में इन सभी पर दोनों गुटों ने दावा किया है। आखिर इस लड़ाई में किसके दावे को मिलेगी मजबूती, ये चुनाव आयोग तय करने वाला है। लेकिन आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक करके बताते हैं कि आखिरकार ये विवाद शुरू कहां से हुआ और अब इसका विवाद का जवाब देगा कौन। तृणमूल कांग्रेस के अधिकार पर ये विवाद जो है वो शुरू हुआ है। यानी कि जब से तृणमूल कांग्रेस की हार हुई पश्चिम बंगाल में, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद जो हार के बाद कहीं ना कहीं दो गुटों में इस समय तृणमूल कांग्रेस जो है वो बिखरती हुई नजर आ रही। पार्टी और चुनाव चिन्ह पर पेश किया गया है दावा, यानी कि ऋतव्रत और ममता गुट अब अलग अलग नजर आ रहे हैं और दोनों दावा कर रहे हैं कि ये असली टीएमसी हमारी है। इसके साथ ऋतव्रत बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से की थी मुलाकात करने पर यह दावा किया था कि असली टीएमसी हम हैं, क्योंकि कई विधायक जो है ऋतव्रत के साथ है, कई सांसद ऋतव्रत बनर्जी के गुट के साथ है। ऐसे में वो ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी अब हमारे पास है। 2/3 से ज्यादा विधायक इस समय ऋतव्रत गुट के साथ है, ये दावा करना है ऋतव्रत का। और साथ ही बता दें कि पार्टी फंड और चुनाव चिन्ह पर अधिकार हमारा है, ये भी ये वाला गुट जो है वो दावा करता हुआ नजर आ रहा है। अब चुनाव आयोग ने दोनों गुटों से जवाब देने को कहा है। आज 5 बजे तक का समय है जब दोनों गुट ये जवाब देंगे और उसके बाद चुनाव आयोग ये तय करेगा कि आखिरकार असली टीएमसी है किसकी। लेकिन जब ये दोनों दावा कर रहे हैं और अब लड़ाई सिर्फ चुनाव चिन्ह तक सीमित नहीं है कि असली टीएमसी की लड़ाई जो है, जो 28 साल पुरानी पार्टी है, आखिरकार अब वो है किसकी? ममता बनर्जी की, जिसने 15 साल पश्चिम बंगाल पर राज किया, या फिर ऋतव्रत बनर्जी उस गुट की जिसके साथ अब टीएमसी के 2/3 से ज्यादा विधायक उनके साथ है, सांसद उनके साथ है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आखिरकार ऋतव्रत बनर्जी ये क्यों कह रहे हैं कि असली टीएमसी हमारी है। असली टीएमसी बनाने का दावा जो है ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं, जिसका जवाब आज दाखिल करना है और फिर उसके बाद चुनाव आयोग तय करेगा। इसके साथ आपको बता दें कि पार्टी फंड और चुनाव चिन्ह पर अधिकार हमारा, ये कहना है ऋतव्रत का। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 60 से ज्यादा एमएलए और 20 सांसद के समर्थन का दावा इस समय ऋतव्रत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप दोनों गुट को देख रहे हैं मेरे लेफ्ट और राइट,
तो ये ऋतव्रत वर्सेस ममता के गुट की अब लड़ाई हो गई है, और लड़ाई हो रही है जो जोरा फूल यानी कि जो चुनाव चिन्ह है उस पर अब दोनों गुट जो है वो दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। 440 करोड़ फंड की जांच की मांग यहां की जा रही है। साथ ही ऋतव्रत गुट की तरफ आप देख रहे हैं तो अरूप रॉय को घोषित किया है नया अध्यक्ष। वही ममता बनर्जी गुट ममता की पार्टी की वैध अध्यक्ष यानी कि वह संविधान की बात करिए, वो कह रही है कि हमारी ही पार्टी पार्टी से गई है विधायक, ये बागी विधायक हुए। ऐसे में अब देखना होगा, बड़ा दिलचस्प होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसको तय करती है कि अब किसकी असली टीएमसी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ ऋषि जुड़ रहे हैं। ऋषि का रुख करते हैं। ऋषि, अब चुनाव आयोग को तय करना है कि असली टीएमसी कौन है। हालांकि मैं आपसे यहाँ नंबर गेम समझना चाहूंगी। अगर नंबर के लिहाज से देखें तो किसका पलड़ा यहाँ भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ममता वो कह रही है कि ये पार्टी ये सिर्फ चुनाव चिन्ह की लड़ाई नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई अब होती हुई नजर आ रही है। अब आप मुझे नंबर गेम बताइए, समझाइए कि क्या नंबर गेम जो है वो कह रहा है टीएमसी का। देखिए भावना, जिस तरीके से इस मसले को देखें, चुनावों के बाद निश्चित तौर से ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें आई। एक तो सत्ता हाथ से गई, दूसरी पार्टी भी उनके हाथ से जाती हुई दिख रही है। वजह उसके साफ है कि जिस तरीके से ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व में एक धड़ा अलग हुआ, जिसने न सिर्फ विधानसभा बल्कि सांसदों के एक बड़े गुट, तकरीबन 20 सांसद, यहाँ पर 60 से अधिक विधायक, इन सबको अलग करके अलग अलग जगहों पर विधानसभा में और लोकसभा में दावा किया है टीएमसी मूल होने का। अब ऐसे में बात ये हो कि दूसरी तरफ जो ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो इसकी मूल पार्टी है और उन्होंने ये पार्टी बनाई है, तो यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको कि हमें देखना होगा। एक तो ये कि जब ये पार्टी बन रही थी तो कौन कौन से लोग शामिल थे और वो किसके साथ हैं। ऐसे में ऋतुव्रत बनर्जी ने अभी जब हाल ही में चुनाव आयोग से मुलाकात की तो उसमें बताया कि उनके पास 2/3 से अधिक वो सदस्य भी हैं जो पार्टी संगठन को बनाते समय यानी कि जो संस्थापक सदस्य थे उनके साथ हैं। ऐसे में जो अरूप विश्वास हैं जो कोषाध्यक्ष हैं वो उनके साथ हैं। अरूप राय जो उन्होंने नए अध्यक्ष चुने हैं पार्टी के, वो संस्थापक सदस्यों में से हैं। तो ऐसे में अब बात आ जाती है कि एक तो विधायक और लोकसभा के जो सांसद हैं वो उनके पक्ष में 2/3 से अधिक। दूसरा अब संगठन की बात आ जाती है तो संगठन पर दावा इस समय सबसे ज़्यादा वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस मसले में जब चुनाव आयोग से उन्होंने पिछली बार मुलाकात की थी तो ये दावे उन्होंने उस समय भी रखे थे। अब चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपने अपने पक्ष के ऐसे में टीएमसी ने अगर अपने किन दूतों को यहाँ चुनाव आयोग में भेजा है ऋषि, यहाँ मेरा एक और सवाल है कि टीएमसी जो कि जिसका दावा ममता बनर्जी भी करी है, ममता गुट ने अपनी तरफ से किनको चुनाव आयोग में अपना जवाब दाखिल करने के लिए भेजा, और इधर से अगर ऋतुव्रत की गुट की बात की जाए तो वहां से कौन कौन है, क्योंकि 5 बजे का समय है, जवाब दाखिल करना है। देखिए, अब ये जवाब जो जाना है, जो साक्ष्य जाने हैं, ये पेपर के फॉर्म में जाने हैं। आज कोई मिलने का समय नहीं दिया है। और इसमें जो पार्टी है उसकी तरफ से अगर हम देखें तो दोनों ही धड़ों की तरफ से इस बात को अब सिद्ध भी करना है कि मान लीजिए कि जो संगठन के स्तर पर है, चूँकि अब यहाँ पर ट्रेजरर की भी बात हो रही है, कोषाध्यक्ष के तौर पर जब उनके साथ ममता बनर्जी के साथ उनके कोषाध्यक्ष ही नहीं है और उन्होंने अपना जो अकाउंट है, पार्टी का जो अकाउंट है, एज ए ट्रेजरर फ्रीज करा दिया। अब समस्या यहाँ आ जाती है कि अगर ममता बनर्जी कहती है कि ट्रेजरर हमने बदल दिया है, तो ट्रेजरर के तौर पर जो मूल इस समय ट्रेजरर थे उन्होंने जो भी एक्ट किया उसको चुनाव आयोग वैध मानेगा, क्योंकि उन्होंने उस समय एक्ट किया जब वो उसके पद पर थे। उसके पद पर रहते हुए जो जो फैसले लिए गए हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और किया जाता है। अब बात आती है कि अगर ट्रेजरर बदल दिए गए हैं तो पहले ट्रेजरर की स्थिति क्या होगी। अब जब पहले ट्रेजरर है वो कह रहे हैं कि हमारे साथ ही मूल पार्टी है, तो ऐसे में अब ये सुनवाई का दौर होगा और ये हमने देखा है 5 बजे जब ये जवाब दाखिल होगा उसके बाद चुनाव आयोग की सुनवाई शुरू होगी, सुनवाई के तौर पर होता है और फिर देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार ऋतुव्रत गुट की टीएमसी असली टीएमसी मानी जाती है या ममता बनर्जी की असली टीएमसी मानी जाती है। देखते हैं कि ये लड़ाई आगे कहां तक जाती है। फिलहाल ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है। समंदर में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है और आत्मनिर्भर भारत का सपना अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारतीय नौसेना को जल्द मिलने जा रहा है स्वदेशी तकनीक से लैस
अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A यानी कि 17A के तहत तैयार यह युद्धपोत आधुनिक हथियारों, अत्याधुनिक सेंसर, स्टेल्थ तकनीक और सतह, हवा और पनडुब्बी तीनों मोर्चों पर दुश्मन का मुकाबला करने की क्षमता से लैस है। करीब 75% स्वदेशी तकनीक से बने इस युद्धपोत ने न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमता को नई मजबूती दी है, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए हैं। आखिर क्यों महेंद्रगिरी को भारतीय नौसेना की नई ताकत माना जा रहा है? आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे समुद्र में नई दहाड़ लगाने जा रहा है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी की बात करें तो नौसेना की यहाँ ताकत और बढ़ने वाली है महेंद्रगिरी से। अगर इसकी ताकत की बात की जाए तो बेड़े में शामिल होगा ये फ्रिगेट महेंद्रगिरी और भारतीय नौसेना के लिए ये एक गर्व की बात है। विशाखापत्तनम में 11 जुलाई को इसकी कमिश्निंग है और ये प्रोजेक्ट है 17A यानी कि ये जो कहते हैं आगे बढ़ती हुई विकसित तकनीक, तो 17A का छठा ये फ्रिगेट है और कई आधुनिक तकनीकों से लैस है। ये पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला पर इसका नाम इसलिए महेंद्रगिरी रखा गया है और वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इसको डिज़ाइन किया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके डिज़ाइन में स्वदेशी तकनीक से इसका निर्माण हुआ है, यानी कि स्वदेशी तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है, यानी मेड इन इंडिया ये युद्धपोत है। मझगांव डॉक में तैयार हुआ है ये युद्धपोत और 75% से ज़्यादा इसमें स्वदेशी तकनीक इस्तेमाल की गई है। इसके साथ साथ अगर इसकी और विशेषताओं की बात करें तो कई भारतीय MSME की इसमें अहम भूमिका नजर आ रही है। आत्मनिर्भर भारत की तो ये एक मिसाल पेश करता ही है, साथ ही साथ रक्षा के क्षेत्र में, नौसेना की रक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से हम तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं उसकी भी एक मिसाल पेश कर रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि इस में कौन कौन से अगर महेंद्रगिरी की बात करें तो कौन कौन से इसमें हथियार फिट किए गए हैं। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी भी जानकारी दे देते हैं। एडवांस्ड स्टेल्थ तकनीक है इसके अंदर, ये लैस है और रडार पर पकड़ना मुश्किल होने वाला है। महेंद्रगिरी में इतनी आधुनिक सेंसर तकनीक जो है उससे वो लैस किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि रडार पर इसको पकड़ना मुश्किल होगा क्योंकि इसमें इस तरीके के सेंसर है और दुश्मनों के जहाज़ों पर सटीक हमला, यानी कि दुश्मन पर भी ना मार सके, इस तरीके की टेक्निक, इस तरीके की तकनीक इसमें इस्तेमाल की गई है। हवाई खतरों का ये जवाब देने का वाला है, यानी कि हवाई खतरों क्या में जो इसमें सेंसर लगे हुए हैं उसका जवाब ये पहले ही दे देगा, यानी कि वो सेंसर पकड़ लेंगे कि इस तरीके के कोई खतरे आ रहे हैं। पनडुब्बियों से लड़ने में सक्षम है, यानी कि हवा हो, पानी हो से के खतरों से ये सक्षम है और आधुनिक हथियार और सेंसर इसमें लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये लैस है। इसके साथ इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम भी इसके साथ है। तेज़ और लंबी दूरी के मिशनों में ये सक्षम है। आपदा राहत और बचाव में भी ये तैनात होगा और हिंद महासागर की शक्ति इसको कहा जा रहा है, इसको ताकत कहा जा रहा है। उस हिंद महासागर की शक्ति को ये और बढ़ाने वाला है, इंडो पैसिफिक में सुरक्षा को और देने वाला है ये मजबूती। हमारे साथ विशाल बैरिस्टर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। विशाल, हिंद महासागर की ताकत कहा जा रहा है, एक गर्व की बात है महेंद्रगिरी, किन किन ताकतों से लैस है और दुश्मनों के होश इससे कैसे उड़ेंगे? देखिए भावना, ये हमारा 6 फ्रिगेट है जो नीलगिरी क्लास का है और इसकी खासियत ये है कि ये अंडर वाटर, सरफेस और सरफेस टू एयर तीनों में हमारे को अटैक और डिफेंस तीनों प्रोवाइड करता है। इस पे लगी है हमारी ज़बरदस्त ब्रह्मोस मिसाइलें जिनकी जो लिमिट है सरफेस टू सरफेस वो है 900 किलोमीटर्स और बराक 8 मिसाइल, बराक 8 जो है हमारा DRDO और इसराइल ने मिलकर इसको बनाया है और उसकी जो रेंज है वो है करीब 100 किलोमीटर। तो बराक मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल से ये लैस है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अगर दुश्मन हम पर हमला करता है, जैसे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से फतेह मिसाइल दागी गई और हमारा जो बराक मिसाइल सिस्टम है उसने उसको रोक लिया। सिरसा के ऊपर उन्होंने दागी थी मिसाइलें। न सिर्फ मिसाइलों को ये वहीं पर हवा में ख़त्म कर देगा बल्कि ड्रोन अटैक भी होता है उसको भी हवा में ही नेस्त नाबूद कर देगा। अंडर वाटर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है जो फ्रिगेट है, ये अंडर वाटर में किसी भी तरह के घुसपैठ, किसी भी सबमरीन का पता लगा सकता है और उसको वहीं पर ध्वस्त कर सकता है। इसके अलावा जो एडवांस सिस्टम इसमें लगा हुआ है वो इस जहाज़ को इतना कैपेबल बनाता है कि ये हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य
उनके साथ एस्कॉट भी कर सकता है, क्योंकि INS जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है जब वो चलते हैं तो उनको सपोर्ट सिस्टम भी देता है और लड़ाई में पूरी तरह से उनका साथ निभाता है। उनके ऊपर होने वाले अटैक चारों तरफ से आसमान और अंडर वाटर से वो रोकने की पूरी क्षमता रखता है, ताकि हमारे एयरक्राफ्ट करियर को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सबसे बड़ी बात ये कि भारतीय नौसेना की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए गर्व की बात है। और आत्मनिर्भर भारत की ओर जो अपने बढ़ते कदम है उसको लेकर भी एक बड़ी मिसाल यहाँ महेंद्र गिरी पेश करता हुआ नजर आ रहा है। विशाल, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे फीफा विश्व कप 2026 की। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और आइए अब वक्त हो चला है फीफा विश्व कप 2026 टूर्नामेंट से जुड़ी खबर को जानने का। जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर फीफा विश्व कप 2026 बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं और नए कीर्तिमान भी बन रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में फुटबॉल इतिहास का एक सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं इंग्लैंड ने मेक्सिको को मात देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे हाफ में 10 खिलाड़ियों के मैदान पर होने के बावजूद इंग्लिश टीम मेजबानों पर भारी पड़ती हुई नजर आई। अब नजरें टिकी हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल का सामना होने वाला है स्पेन से। तो कैसे होने वाला है ये सामना, और अगर ब्राजील और नॉर्वे के मैच की बात करें तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कितना रोमांचक ये मैच रहा और कैसे नॉर्वे को जीत हासिल हुई ब्राजील पर। चलिए ग्राफिक्स से रुक करेंगे और आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिख रहा है कि विश्व कप में गोल का इस समय सिलसिला जारी है और गोल मशीन कहे जा रहे हैं हालांकि इस समय जो कि नॉर्वे के हैं और ब्राजील के खिलाफ इन्होंने 2 गोल दागे, जिससे जीत मिलने में, सफलता मिलने में एक बड़ी कामयाबी यहाँ नॉर्वे को मिली। नॉर्वे को पहुँचाया क्वार्टर फाइनल में और साथ ही साथ आपको बता दें कि 54 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 62 गोल दागे हैं हालांकि ने और एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। नए नए कीर्तिमान यहाँ स्थापित हो रहे हैं और फुटबॉल फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर है कि नए नए स्टार खिलाड़ी सामने आ रहे हैं और विश्व कप 2026 में 4 मैचों में 7 गोल दागे हैं। इसके साथ अगर इनके रिकॉर्ड की बात करें तो विश्व कप के अपने पहले 4 मुकाबलों में लगातार ये गोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी नॉर्वे ने एक बड़ी जीत ब्राजील को दी है। एक बड़ा रोमांचक मुकाबला दोनों ही कंट्रीज के बीच में रहा, जहां नॉर्वे को यहां बड़ी जीत मिली। पिछले 14 मैचों में 27 गोल दागे हैं। ये देखिए तस्वीर दिख रही है और फुटबॉल फैंस के लिए एक बड़ी रोमांचक खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि हम सिर्फ मेसी, एम्बापे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की यहाँ बात करते हैं। यहाँ हालांकि जो है एक नए स्टार खिलाड़ी फुटबॉल की दुनिया में कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ये रिकॉर्ड दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही नॉर्वे के खिलाफ अब तक के सबसे महान ये खिलाड़ी साबित हुए हैं। यानी एक बड़ी जीत हासिल करने में ब्राजील के खिलाफ हालांड का एक बड़ा सहयोग रहा, जहां उनके गोल ने उनकी टीम को मैच में जीत दिलाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि अगर
आज के मैचों पर अगर हम नज़र डालें या आने वाले मैचों पर नज़र डालें तो अगर और साथ ही साथ इसके साथ अगर इंग्लैंड की रोमांचक जीत पे नज़र डालें तो इंग्लैंड को भी यहाँ रोमांचक जीत मिलती हुई नज़र आई है। एज़टेका स्टेडियम में इंग्लैंड की ऐतिहासिक जीत हुई है और मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री हो गया। यानी इंग्लैंड और मेक्सिको के बीच जो मैच हुआ उसमें इंग्लैंड को यहाँ जीत मिलती हुई नजर आई और क्वार्टर फाइनल में यहाँ इंग्लैंड की एंट्री हो चुकी है। खराब मौसम के कारण मैच 1 घंटे देरी से शुरू जरूर हुआ था, लेकिन मेक्सिको के किले में इंग्लैंड का शानदार प्रदर्शन यहाँ देखने को मिला। साथ ही आपको बताएं कि जूड बेलिंघम ने 98 सेकेंड में दागे 2 गोल, यानी एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ होता हुआ नजर आया। बेलिंघम बने जीत के सबसे बड़े हीरो। इंग्लैंड के अगर हीरो की बात करें तो बेलिंघम यहाँ होते हुए नजर आए। जॉर्डन पिकफोर्ड के शानदार बचाव ने बचाई बढ़त और जूलियन किवनोनेस ने मेक्सिको को मुकाबले में लौटाया और जरेल क्वांसा को रेड कार्ड यहाँ मिला। यानी इंग्लैंड और मेक्सिको के मैच की अगर बात करें तो यहाँ एक पेनल्टी हुई और 10 खिलाड़ियों तक सिमटा यहाँ इंग्लैंड, लेकिन फिर भी 10 खिलाड़ियों के बीच भी इंग्लैंड ने यहाँ मेक्सिको को एक करारी हार दी। हैरी कैन ने पेनल्टी पर किया गोल और एक बड़ी जीत यहाँ इंग्लैंड को मेक्सिको के खिलाफ मिलती हुई नजर आई। तो अगर इंग्लैंड और मेक्सिको की मैच की बात करें या ब्राज़ील और नॉर्वे की बात करें तो यहाँ नॉर्वे को ब्राज़ील से जीत मिलती हुई नजर आई, वहीं मेक्सिको पर भारी पड़ा इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड अब क्वार्टर फाइनल में एंटर हो चुका है और हमारे साथ सुचित्रा जुड़ चुकी है। ज़्यादा जानकारी के साथ आइए सुचित्रा के पास चलते हैं और जानते हैं कि ये जो 2 मैचेस हुए ब्राज़ील और नॉर्वे के बीच या फिर इंग्लैंड और मेक्सिको के बीच, और अब आने वाले मैचों की अगर बात करें सुचित्रा तो पुर्तगाल वर्सेस स्पेन पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ना पुर्तगाल और स्पेन का जो मैच है ब्लॉकबस्टर मैच वो कहा जा रहा है राउंड ऑफ 16 का। स्पेन की जो टीम है वो कागज़ों पर काफ़ी मजबूत है और वो पिछले राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 की एक तरफा जीत उस पर दर्ज करके आ रही है। एक कन्विंसिंग जीत रही थी वो स्पेन की। वहीं अगर हम बात करें पुर्तगाल की, उनके स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो थोड़े से बेरंग दिखे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में और पिछला जो मैच था क्रोएशिया के खिलाफ जो जीता था पुर्तगाल ने, वो भाग्यशाली रहे थे वहाँ पर कि अंतिम समय में जो क्रोएशिया का गोल था वो वॉर के जरिए वो मान्य नहीं दिया गया था और उस मैच को जीतने में कामयाब रही थी पुर्तगाल की टीम। लेकिन आज का जो मैच है एक कड़ी चुनौती होगा पुर्तगाल के लिए क्योंकि स्पेन की टीम वाकई काफ़ी लय में है। हालांकि स्पेन के लिए भी इतना आसान नहीं होगा इस मैच को जीतना क्योंकि पुर्तगाल कई बार बड़े मुकाबलों में जो अपना खेल का स्तर है वो उठा लेती है और रोनाल्डो भले ही रंग ना छोड़ रहे हों लेकिन एक ही मैच की बात है और एक ही गोल की बात है। रोनाल्डो के पास वो स्किल है, वो उनके पास कौशल है कि वो अपने दम पर किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं। तो देखना काफ़ी रोचक होगा कि दोनों में से कौन सी टीम आज का ये मुकाबला जीतती है और राउंड ऑफ 16 में एक जो सबसे ज़्यादा माउथ वाटरिंग क्लैश है वो इसे ही माना जा रहा है। चलिए, सबकी नजरें रहेंगी कि रोनाल्डो क्या इस बार जलवा दिखा पाते हैं या नहीं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब पुर्तगाल और स्पेन आमने सामने होगी। सुचित्रा, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दिल्ली सरकार की कोशिश आपको दिखाते हैं। दिल्ली की हवा को साफ करने की कोशिश में अब टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग शुरू हुआ है। राजधानी की सड़कों पर पवन 3 नाम का एक रोड साइड प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम ट्रायल के तौर पर लगाया गया है। ये डिवाइस खास तौर पर ट्रैफिक जंक्शन और प्रदूषण हॉटस्पॉट पर लगाया जा रहा है जहां वाहनों से निकलने वाला धुआं और सड़क की धूल सबसे ज्यादा होती है। पवन 3 एक स्टेशनरी हाई सक्शन सिस्टम है जो आसपास की प्रदूषित हवा को तेजी से अपनी ओर खींचती है। इसके अंदर मौजूद मल्टी स्टेज प्यूरिफिकेशन सिस्टम और हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तकनीक सूक्ष्म कणों जैसे कि PM1, PM2.5, PM10 को चार्ज कर उन्हें आपस में जोड़ती है जिससे वे भारी होकर आसानी से अलग किए जा सके। इसके बाद अपेक्षाकृत साफ हवा वातावरण में छोड़ी जाती है। दिल्ली सरकार ने इसे अपने क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली अभियान के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। शुरुआती परीक्षणों की बात करें तो करीब 29% तक पार्टिकुलेट पोल्यूशन कम होने का दावा यहाँ किया गया है। तो दिल्ली सरकार की ये एक पहल, एक कोशिश कि दिल्ली की हवा को कैसे साफ किया जाए। पवन 3 को कई हॉटस्पॉट्स जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जहाँ ज़्यादा धुआं होता है, ट्रैफिक होता है, वहाँ
लगाया गया है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया और आने वाले समय में अगर इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो इसे और भी जगहों पर इंस्टॉल किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।